आप सभी को नमस्कार, नमस्ते, प्रणाम। आप सुन रहे हैं किताबें और मैं। यहाँ आपको सुनने को मिलेंगे प्रसिद्ध लेखकों के बेहतरीन उपन्यास, नाटक और कहानियाँ। तो बने रहिए मेरे यानी लवेश कुमावत के साथ और सुनते रहिए किताबें और मैं। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पोस्टमास्टर। पोस्टमास्टर की पहली पोस्टिंग उलापुर गांव में हुई थी। उलापुर बड़ा ही छोटा सा गांव था। पोस्टमास्टर कलकत्ता का रहने वाला था। गांव के किनारे पर खपरेल की छत वाले एक छोटे से अंधेरे से कमरे में उसका दफ्तर था। वैसे ही एक अलग कमरे में मुंशी व अन्य कर्मचारी बैठते थे। उस जगह के सामने ही एक छोटा सा तालाब था और उसके बाद जंगल या खेत। आसपास ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे। ऐसे में भला कलकत्ता से आए उस पोस्टमास्टर का मन भला क्या लगना था। उसकी हालत तो नदी से निकालकर किनारे पर डाली गई मछली जैसी हो रही थी। कैसी जगह है। फिर उसका मिजाज भी कुछ अलग ही था। लोगों से अधिक मिलना जुलना भी उसे पसंद नहीं था। कार्यालय में काम भी कुछ अधिक नहीं था। छोटा सा गांव, कम काम, आखिर खाली समय कैसे गुजरे। इसका उपाय उसने यह किया कि खाली समय में कविताएं लिखने की चेष्टा करता या फिर कल्पना करता कि यहाँ के वृक्षादि रेत कर यहाँ तक पक्की इमारत बनी होती जिसमें कार्यालय जैसे सभी सुख सुविधाएं होती। वह अपनी कल्पना का पोस्ट ऑफिस बनाता रहता। उसकी तनख्वाह बहुत कम थी। स्वयं ही खाना बनाना पड़ता था। यूं उसने घर के ऊपरी कामकाज के लिए गांव की ही एक अनाथ बालिका को रखा हुआ था। उसे थोड़ा बहुत खर्चा पानी खाना मिल जाता था। उसका नाम रतन था। उम्र यही कोई 12-13 वर्ष की होगी। शाम के वक्त जब सूरज ढलता और गांव के घर में धुआं उठने लगता, वृक्ष दैत्य सरीखे दिखने लगते, इधर उधर की पहाड़ियों में छिपे झिंगुर गुनगुनाने लगते, तब वह भी कमरे के कोने की दीवार में बने आले में मरियल सी लौ वाला दिया जला देता। फिर उस बालिका को पुकारता। रतन रतन बुलावे की प्रतीक्षा में दरवाजे पर ही बैठी रहती थी। वहीं से पूछती, बाबूजी बुला रहे हैं क्या? क्या कर रही है? सोचती हूँ अंगीठी जला दूँ। आपने रसोई? पोस्टमास्टर उसकी बात पूरी होने देते बीच में काटकर हुक्म सुना देते, रसोई का काम बाद में, पहले हुक्का ले आ। वह मुंह बिचकाकर चली जाती और कुछ देर बाद ही हुक्के की चिलम को फूंक मारती ले आती। उस दिन हुक्का लेकर उसने हठात की ही पूछ लिया, अच्छा रतन, तुझे माँ की याद आती है? साहब, वह तो बहुत लंबी कहानी है। कुछ याद है, कुछ याद नहीं। माँ से बाप मुझे ज़्यादा प्यार करता था। बाप की कुछ याद है। रोज़ाना काफ़ी मेहनत करने के बाद शाम को वह घर लौट आता था। इतनी बातें कहते कहते वह पोस्टमास्टर के पैर के पास फर्श पर बैठ गई। फिर उसे याद आने लगा उसका एक छोटा भाई था। बरसात के दिनों में दोनों पेड़ के एक टूटी डाल को छिप बनाकर मछली पकड़ने का खेल खेलते थे। बातें तो बहुत है, मगर यही घटना न जाने क्यों मुझे बार बार परेशान करती है। इस प्रकार की बातें जब होती तो बातों ही रात बीत जाती। जब रात ढल जाती तो पोस्टमास्टर की खाना बनाने की इच्छा नहीं होती थी। सुबह की बनी सब्जी रहती थी। रतन जल्दी अंगीठी जलाकर 2-4 रोटियां पका लाती और उसी में दोनों के रात का खाना हो जाता था। किसी किसी दिन शाम को चबूतरे के कोने में बनी चौकी पर बैठ पोस्टमास्टर भी अपने घर की बातें सुनाते थे। छोटा भाई, माँ व बहन की बातें। यहाँ अकेले बैठे जिनकी सोच में मन परेशान होता था, उनकी बातें। यह बातें प्रायः मन को पीड़ा ही देती थी। वे बातें एक अनपढ़ छोटी सी बालिका से कहा करते थे। कोई अस्वाभाविक नहीं अनुभव होता। आखिर ऐसा हुआ कि बातचीत के समय बालिका उनके घर के लोगों को माँ, जीजी, भैया कहकर इसी तरह पुकारती थी मानो वह उन्हें शुरू से जानती हो। यहाँ तक कि उसके छोटे से हृदय पर भी उनकी काल्पनिक तस्वीरें अंकित हो गई थी। एक दिन पोस्टमास्टर के पास कोई काम नहीं था। बारिश होने के बाद मौसम बेहद सुहावना हो गया था।
पोस्टमास्टर उस सुहावने दृश्य को देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश इस वक्त कोई अपना विशेष जन पास में रहता होता। पोस्टमास्टर ने लंबी सांस लेकर पुकारा, अरे रतन। उस वक्त रतन अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाकर अमरूद खाने में व्यस्त थी। मालिक की आवाज़ सुनते ही दौड़कर आई और हाँफते हुए बोली, बाबूजी बुला रहे हो? तुझे मैं थोड़ा बहुत पढ़ाना लिखाना सिखाऊंगा, कहकर उसे तमाम दोपहर कच्चा कायदा पढ़ाने सिखाते रहे। कुछ ही दिनों में रतन उसे पढ़ने में निपुण हो गई। सावन के महीने में बरसात का क्रम जारी रहा। नदी नाले पोखर नहर लबालब भर गए। रात दिन मेंढकों को टर टर और पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती। कीचड़ पानी भरे गांव के रास्ते पर से आना जाना लगभग बंद हो गया था। गांव में हाट बाजार जाना पड़ता था। एक दिन सवेरे से ही घटाएं छाई हुई थी। रतन काफ़ी देर से द्वार पर बैठी बुलावे की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु रोज की तरह बुलावा न पाकर वह कॉपी किताब लिए धीरे धीरे कमरे में जा घुसी। देखा, पोस्टमास्टर चुपचाप चारपाई पर लेटे हुए हैं, शायद आराम कर रहे हैं। यही सोचकर बिना कोई आवाज़ किए कमरे में से बाहर जाने को हुई तो अचानक पोस्टमास्टर की आवाज़ सुनाई दी। रतन। वह फौरन पलटकर उनके नज़दीक पहुंची और तनिक चिंतित स्वर में पूछा, क्यों भाई साहब, सो गए थे क्या? पोस्टमास्टर ने दबी आवाज़ में कहा, ऐसा मालूम होता है कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ज़रा मेरे बदन को हाथ से छूकर देख तो। ऐसे नीरस वातावरण में उसका मन हो रहा था कि कोई उसकी सेवा टहल करे, कोई प्यार से, स्नेह और अपनेपन से उसके माथे पर हाथ रखे। उसने यह सोचकर एक गहरी सांस ली और काश ऐसे कठिन समय में उसकी माँ या बहन उसके पास होती। अब वह मासूम बालिका रतन बालिका न रही, उसमें माँ के स्वाभाविक गुण उत्पन्न हो गए। वह फौरन गांव में जाकर हकीम को बुला लाई, फिर सारी रात सेवा में लगी रही। नियत समय पर दवाई देती, सारी रात उसके सिरहाने बैठी रही और खुद ही पथ्य की तैयारी की। रात भर के सैकड़ों बार पूछती रही, भाई साहब कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं ना? पोस्टमास्टर को बिस्तर से उठकर बैठने में काफ़ी दिन लग गए। जब बिस्तर से उठे तो शरीर बिल्कुल बेजान सा था, मगर इस बीमारी ने उन्हें यह फैसला लेने पर विवश कर दिया था कि किसी प्रकार यहाँ से तबादला करवाना ही होगा। और उसी दिन अपनी बीमारी का उल्लेख करते हुए पोस्टमास्टर ने कलकत्ते में अफसर के पास तबादले की प्रार्थना की दरखास्त दी। रोगी की सेवा पूरे करके रतन फिर कमरे के बाहर अपनी जगह पर रहने लगी, परंतु पहले की तरह अब उसके पास बुलावा नहीं आता था। बीच बीच में वह झांकते हुए भीतर को देखती थी। जब पोस्टमास्टर बहुत ही उदासीन होकर कभी चारपाई पर लेटे दिखाई देते, कभी बैठे, वह तब अपनी दरख्वास्त के उत्तर की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर दरवाजे के पास बैठी रतन ने हजारों बार अपना पुराना पाठ पढ़ा। वह यही सोचती रहती कि जिस दिन भाई साहब पाठ की परीक्षा लेंगे उस दिन सबक सुनाने में कहीं गड़बड़ी ना हो जाए। आखिर हफ्ते भर के बाद एक दिन शाम को उसे बुलाया गया। वह बेताब से होकर कमरे के भीतर दाखिल हुई और पूछा, भाई साहब मुझे बुला रहे थे क्या? पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं कल ही यहाँ से जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? हैरानी से उसने पूछा। घर जा रहा हूँ। वही सपाट स्वर। कब लौटेंगे? उत्सुकता से रतन ने पूछा। अब कभी नहीं लौटूंगा। रतन ने और कुछ नहीं पूछा, पूछने का साहस ही नहीं रहा था। पोस्टमास्टर खुद ही बोले, मैंने तबादले के लिए दरख्वास्त भेजी थी, दरख्वास्त मंजूर हो गई। फ़िलहाल तो मैं घर जाऊंगा, उसके बाद ही किसी दूसरी जगह जाना होगा। इसके बाद एकदम से खामोशी छा गई। काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला। कमरे की जीर्ण छत के एक छेद में से पानी की बूंदें मिट्टी के एक पात्र में गिर रही थी, जिस कारण टप टप की आवाज़ उत्पन्न हो रही थी। थोड़ी देर बाद रतन उठकर रोटी पकाने रसोई घर की ओर चली गई। गुजरे दिनों की तरह रोटी जल्दी जल्दी नहीं पकी। रतन का आज रोटी पकाने का मन ही नहीं हो रहा था। शायद बहुत सी भावनाएं उसे परेशान कर रही थी। पोस्टमास्टर का खाना समाप्त होने पर बालिका हठात
उनसे पूछ बैठी, भाई साहब, क्या मुझे अपने साथ अपने घर ले चलोगे? पोस्टमास्टर मुस्कुराकर बोले, पगली कहीं की, यह कैसे हो सकता है? परंतु ऐसा किस कारण नहीं हो सकता? उन्हें बालिका को यह समझाना नहीं सूझा। सारी रात नींद व जागने के बीच पोस्टमास्टर का मुस्कुराते हुए पगली कहीं की यह कैसे हो सकता है कहना रतन के कानों में गूंजता रहा। सवेरे उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उनके नहाने का पानी रखा है। कलकत्ते की आदत के कारण वह ताज़े पानी से नहाया करते थे। बालिका ने नहीं पूछा था कि कब रवाना होंगे, शायद सुबह रवाना हो। यही सोचकर रतन नदी से पानी लाई थी। नहाने के बाद उसने रतन को अपने कक्ष में बुलाया था। रतन चुपके से कमरे के भीतर आई और हुक्म सुनने के लिए सिर झुकाकर एक और खड़ी हो गई। पोस्टमास्टर ने कहा, मेरी जगह जो पोस्टमास्टर आ रहे हैं, मैं उनसे तेरे बारे में बोलकर जाऊंगा। देखना, वह तुझे मेरी तरह प्यार करेंगे। मेरे यहाँ से चले जाने की बात तुझे ज़रा भी नहीं सोचनी चाहिए। ये बातें निहायत ही प्यार से भरी थी, परंतु नारी के मन में को कौन समझता। रतन ने बहुत से दिन मालिक की फटकारों को बर्दाश्त किया था, लेकिन इन सहज बातों को उससे सहा नहीं गया। वह गुस्से से बिफरती रोती हुई बोली, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा। मैं भी यहाँ रहना नहीं चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नए पोस्टमास्टर आए। पोस्टमास्टर उन्हें सारी जिम्मेदारियां समझा बुझाकर जाने को हुए। जाते वक्त रतन को बुलाकर कहा, रतन, तुझे मैं कभी कुछ न दे सका, आज जाते वक्त तुझे कुछ देकर जाऊंगा। इससे तेरे कुछ दिन और गुजर जाएंगे। पोस्टमास्टर ने रास्ते के लिए कुछ पैसे रखकर तनख्वाह का बाकी हिस्सा जेब से निकाला। तब रतन जमीन पर बैठी पोस्टमास्टर के पैर पकड़कर बोली, भैया जी, तुम्हारे गोड़ लगी। भैया जी, मुझे कुछ न देना, तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। इतना कहकर वह उठी और रोती हुई वहाँ से भाग गई। पुराने पोस्टमास्टर लंबी सांस लेकर, हाथ में कारपेट की थैली पकड़कर, कंधे पर छाता लेकर, कुली के माथे पर नीली व सफ़ेद कतारों से एकत्रित टीन की पेटी चढ़ाकर धीरे धीरे नाव घाट की ओर चल पड़े। जब वह नाव पर चढ़े और नाव चलने लगी तो वर्षा प्लावित नदी पृथ्वी के उद्वेलित आंसुओं की भांति चारों तरफ से झलकने लगी थी। तब पोस्टमास्टर दिल में एक भारी वेदना का अनुभव करने लगे। उन्हें लगा मानो एक सामान्य ग्रामीण बालिका के चेहरे ने सारे विश्व की उदासी की छाया फैला दी हो। पोस्टमास्टर को एक बार बड़ी इच्छा हुई लौट जाएं और संसार की गोद से अलग उस अनामिनी को साथ ले आएं, परंतु उस वक्त हवा का तेज रुख होने के कारण बरसाती नदी का बहाव और तेज हो गया। गांव को पार कर शमशान घाट नजर आ रहा था। इधर नदी की धारा में समाते हुए पथिक के उदास मन में यह तत्व झलक रहा था, जीवन में ऐसे कितने विरह हैं, कितने मरण हैं, लौटकर क्या फ़ायदा, दुनिया में कौन किसका होता है। परंतु रतन के मन में किसी ज्ञान का उदय नहीं हुआ। वह आंसू बहाती डाक खाने के इर्द गिर्द घूमा करती। उसके मन में क्षीण सी आशा थी कि शायद भाई साहब लौट आएं। इसी आशा के कारण वह वहाँ से नहीं जा पा रही थी। हाय मूर्ख मानव मन, भ्रांति किसी तरह नहीं मिटती। युक्ति शास्त्र का विधान काफ़ी देर से समझ में आता है। प्रत्यक्ष सत्य को नकारकर झूठी आशा की दो बाहों में मन के भाव समाये रखना चाहती है। अंत में किसी दिन समस्त नब्जों को काटकर खून चूसकर भाग जाती है। तब हमेशा होश आता है और दूसरी भ्रांति के बंधनों में फंसकर जाने के लिए उतारू हो उठती है। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए सुनते रहिए किताबें और मैं। तब तक के लिए धन्यवाद।